मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, देखिए, इंग्लिश को बड़े ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। बचपन वाली बातें, वो रूल, वो रेगुलेशन, वो डेफिनेशन, वो परिभाषाएं, वो कॉपी भरना छोड़ दो बेटा। उस तरीके से इंग्लिश नहीं आ पाएगी, तभी आज तक आ नहीं पाएगी। उस तरीके से इंग्लिश नहीं आ पाएगी, तभी आज तक आ ही नहीं पाएगी। तो इंग्लिश को अपने को कैसे सीखना है, कैसे इंग्लिश को तैयार करना है, उस चीज़ के बारे में बेटा बात करेंगे। देखो, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, कैसे पढ़ना है वो पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए। तैयारी तो बहुत कर ली, पढ़ तो बहुत लिया, बहुत सारे रूल याद कर लिए, सारी ग्रामर आती है। बच्चा कहता है सर मैंने ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, अरिहंत पढ़ ली, माइकल स्वान पढ़ ली, एसके पढ़ ली, है ना, एमपी पढ़ ली। देखिए, ये सब बुक्स पढ़ लो बेटा, लेकिन इतनी बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा ना। 10-10 बुक, 20 बुक आप पढ़ लेते हो, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, गधे की तरह मेहनत करते हो। स्मार्ट वर्क का टाइम है, तो अपने को स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। एक मजदूर मेहनत करके एक दिन में 500 रुपये कमा सकता है, 700 कमा सकता है, जो उसकी मजदूरी है। लेकिन सोचो, उस इंस्पेक्टर की तरह अगर आपको ऑफिसर बनना है, इफ़ यू वांट टू बी एन ऑफिसर देन बिहेव लाइक एन ऑफिसर। तो अगर ऑफिसर बनना चाहते हो तो बेटा ऑफिसर की बनना, बिहेव करना सीखो पहले, क्योंकि एक स्मार्ट वर्क के साथ में कुछ बना जा सकता है, कुछ बड़ा टारगेट अचीव किया जा सकता है। सिर्फ हार्ड वर्क से सिर्फ मजदूरी कमाई जा सकती है, लेकिन वो करोड़ों नहीं कमा सकते, वो अरबों नहीं कमा सकते बेटा। जो बड़ा टारगेट है, जो बड़ा सपना है, उसके लिए तैयारी करनी है अपने को। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बेटा, ढंग से तैयारी करें। देखिए, ये जो अपना लेक्चर नंबर 2 है आज की क्लास का, अपना सिंटैक्स टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट और बेनिफिट, लेक्चर नंबर 2 अपने आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1 करवा चुका हूँ, और जो बच्चे इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम है आज, तो बच्चे अपना जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देख ले। फर्स्ट लेक्चर का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा, वहाँ से आप उसको फर्स्ट वीडियो को देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको आज जो चीज़ बात करने वाला हूँ वो बेसिकली समझा चुका हूँ। यानी कि आज जो अपने सेंटेंस में ग्रामेटिकली मिस्टेक चेक करेंगे, वो अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं बेटा। लेकिन बेटा देखो, अपने एग्जाम के अंदर नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, एनडीए, सीडीएस, है ना, या बैंक टेस्ट, कोई भी हो कॉम्पिटिशन एग्जाम, देखिए यहाँ पे मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, तो अपने जितने भी एग्जाम है इनके लिए बेटा एग्जाम के अंदर 3 चीज़ें आती हैं इंग्लिश के अंदर: वोकैब, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के अंदर कई चीज़ें हैं, वोकैब के अंदर कई चीज़ें हैं, और कॉम्प्रिहेंशन में भी कुछ पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें अपने एक साथ उठाने वाले हैं, एक साथ बेटा, एक साथ कैसे? मैं कह रहा हूँ ना, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क का मतलब छोड़ दो उस चीज़ को, वो रूल छोड़ दो, वो तरीके छोड़ दो बेटा। आज कॉम्पिटिशन का टाइम है, अपने को यहाँ पे एक सेंटेंस मिल रहा है, एग्जाम में भी सेंटेंस मिलेगा। वो सेंटेंस जो अपने को मिल रहा है, अपने को उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक निकालनी है। अब आपको उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक तो बताऊंगा कि क्या है, लेकिन एक नहीं बेटा, पेपर में एक ही एरर मिलेगी। यहाँ पे आपको 4-5 एरर दिखाने वाला हूँ आज, यहाँ पे 4-5 एरर है ना, स्मार्ट वर्क के साथ में कई चीज़ें एक साथ, तो कई चीज़ें एक साथ में वही जो मिली जुली है आपस में, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कुछ अलग चीज़ों बीच में नहीं लेके आ रहा ताकि आपको दिक्कत ना आए, है ना। ऐसे तो मैं और भी एरर डाल सकता था, ग्रामर के अंदर पार्ट्स में जितना भी सारे एरर डाल सकते हैं, लेकिन बेटा वो नहीं, जो मिलती जुलती चीज़ें हैं वही डालूंगा। दूसरा, यहाँ से अपने वोकैब भी निकालेंगे। देखिए, सेंटेंस दिख रहा है आपको कि ईदर ऑफ द 3 टीचर हैव इनविगोरेटेड देयर इंडोलेंट एंड एम्पैथेटिक स्टूडेंट्स विद देयर रेशनल स्पीच। छोटा सा सेंटेंस है, बिल्कुल छोटा सा। Either of the 3 teachers have invigorated their indolent and apathetic students with their rational speech। छोटा सा सेंटेंस है, तो बेटा इसमें अपने को बहुत सारी वोकैब भी मिलेगी, ग्रामर भी मिलेगी, प्लस तीसरा अपने एग्जाम में ग्रामर वोकैब के अलावा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है। अब कॉम्प्रिहेंशन का जो अपना पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर अपने पैसेज, PQRS, पैरासिम्बल, है ना, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, क्लोज टेस्ट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अपने यही सीख लेंगे साथ में। भाई अब इसका कॉम्प्रिहेंशन बनाओगे वो कैब को चेक करके, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन तैयार हो जाएगा। पैसेज को करने का तरीका क्या है? कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका कोई रूल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, स्ट्रैटेजी है बस है कि आपसे अगर एक लाइन की हिंदी बन पा रही है तो पूरे पैसेज की हिंदी बन पाएगी, और पूरे पैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे, हिंदी बना पाओगे, समझ पाओगे कि पैसेज कहना क्या चाहता है, तो उसका मतलब ये कि आप पैसेज को सोल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। तो मैं साथ साथ वोकैब लेके चले रहा हूँ, तो एग्जाम में 3 चीज़ें बेटा, तीनों को एक साथ उठा रहा हूँ मैं, तो 3 चीज़ें एक साथ लेके चलेंगे। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार्डवर्क का टाइम गया बेटा, तो भीड़ को हटाने के लिए बेटा भीड़ से कुछ अलग करना पड़ेगा, तो कुछ अलग की तैयारी हो रही है यहाँ पे, उसको लेके चलते हैं। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज का आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है,
और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मैक्सिमम शेयर करो ताकि जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच जाए ये चीज़, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एक सेंटेंस है, ईदर ऑफ द थ्री टीचर हैव इनॉग्रेटेड देयर इंडोर एंड एपेथेटिक स्टूडेंट्स विद देयर रेशनल स्पीच। इस सेंटेंस के अंदर एरर चेक करने से पहले जो लास्ट क्लास में उन्होंने पढ़ा है लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर, उसको मैं शॉर्ट में रिवाइज करूंगा। इन पर कुछ वर्ड के बारे में बात की थी, यहाँ से 3-4 टाइप की एरर निकलती है एक साथ, तो जो कि इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए। देखिए ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, वन या नन, इनके मीनिंग समझो पहले। ईच एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, इसका यूज किया जाता है दो के लिए या दो से ज्यादा के लिए, लेकिन एवरी का यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए लेकिन दो के लिए नहीं, मतलब 3 या 3 से ज्यादा के लिए आ सकता है, ये दो के लिए नहीं आ सकता। इधर का मतलब होता है, देखिए इधर से लेके यहाँ तक जो वर्ड है उनके काम है सिलेक्शन करने का, ये सिलेक्शन करते हैं। इधर से लेके हम तक काम है सिलेक्शन करने का। इधर का मतलब होता है दो में से एक को सिलेक्ट करो, दो में से एक को सिलेक्ट करो। नीदर दो में से एक भी नहीं, यानी दोनों में से कोई भी नहीं, यानी कि दोनों नहीं। एनी अमन का मतलब होता है एनी या फिर वन, बेटा अलग अलग वर्ड है, एनी वन इकट्ठा नहीं बोल रहा है। तो एनी अमन अलग अलग वर्ड है, इनका मतलब होता है भाई दो से ज्यादा में से कोई एक उठाना है। नन इसका नेगेटिव वर्ड है, दो से ज्यादा में से एक भी नहीं। तो इन वर्ड के मीनिंग जो है इनसे भी एरर बनती है, मतलब क्लास के अंदर दो बच्चे हैं तो दोनों उठा लें, प्रत्येक की बात करें तो बेटा उसमें ये चाहेगा एवरी नहीं आ सकता, प्रत्येक का मीनिंग ले रहा हूँ मैं। और अगर मैं दो में से एक उठाना चाहूँ तो इधर, और दो से ज्यादा क्लास के अंदर बच्चे हैं उनमें से किसी एक की बात करें तो एनी वन। अब इधर का नेगेटिव वर्ड नीदर है, तो दोनों में से एक भी नहीं, दोनों ही नहीं, कोई भी नहीं। और नन का मतलब है दो से ज्यादा में से एक भी नहीं, दो से ज्यादा बच्चे हैं लेकिन बच्चा एक भी उठाया तो उसके लिए नन लगा दिया आपने। मीनिंग से बेटा जरूर एरर बनती है प्रोनाउन चैप्टर के अंदर। प्रोनाउन यानी सर्वनाम का जो आपका चैप्टर है उसके अंदर बेटा एरर आपको जरूर मिल जाएगी। इनके साथ में 3 चीजें चेक करनी है, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, तीनों चीजें सिंगुलर आनी चाहिए। बेटा मैं कह रहा हूँ ना, इंग्लिश का तो कोई रूल नहीं होता, कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए, कोई गोल्डन रूल सुधारा नहीं तो बिल्कुल नहीं चाहिए बकवास। तो तीनों चीजें सिंगुलर चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा साथ में कि सिंगुलर क्यों आई, कोई रूल नहीं है इसके पीछे, लॉजिक की बात बेटा। देखो प्रत्येक के अंदर एक ही बात हो रही है, यहाँ पे भी एक ही बात हो रही है, इधर भी एक ही बात है, यहाँ पे भी एक ही बात है, यहाँ पे भी एक ही बात है, और एक ही बात है मतलब सिंगुलर। एक की वजह से तो सिंगुलर आया, एक की बात सबकी एक की गई है, यहाँ पे दो में से भी एक, दो से ज्यादा में से भी एक, प्रत्येक में भी एक छुपा हुआ है, तो एक का मतलब सिंगुलर ले लिया। दूसरी बात, यहाँ से लेके आगे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, सिलेक्शन जब भी होता है उसको शो करने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ आती है। देखो इंग्लिश के अंदर प्रीपोजिशन ऑफ के दो यूज है, एक तो है सिलेक्शन, दूसरा पोजीशन। पोजीशन की बात करूंगा मैं बाद में, अभी पोजीशन की बात नहीं करनी, फिलहाल मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। कहता है प्रीपोजिशन ऑफ आती है सिलेक्शन के लिए, अगर इनके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ लगी तो सिलेक्शन करेगी। और बेटा सिलेक्शन तो जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन जब भी होता है दो या दो से ज्यादा में से होता है, एक व्यक्ति का किसी से कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई सुपरलेशन नहीं है, एक व्यक्ति अपने आप या तो सिलेक्ट है या रिजेक्ट है, तो मतलब सिलेक्शन करने के लिए अपने को दो या दो से ज्यादा चाहिए। देखो मैं यहाँ पे दो ले रहा हूँ या दो से ज्यादा ले रहा हूँ, दो या दो से ज्यादा मतलब नाउन प्लूरल, दो या दो से ज्यादा मतलब नाउन मैंने ले लिया प्लूरल। ऑफ के बाद नाउन प्लूरल क्यों आती है, क्योंकि मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ दो में से दो से ज्यादा में से, लेकिन सिलेक्शन कर रहा हूँ एक का, भले दो में से एक उठा रहा हूँ, भले दो से ज्यादा में से एक उठा रहा हूँ, लेकिन उठा एक ही रहा हूँ, तो उस एक की वजह से वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर आती है। तो कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ इनके बाद में लगी हो तो नाउन प्लूरल वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर चाहिए, नाउन प्लूरल वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर चाहिए, तो नाउन प्लूरल लगा दी, वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर लगा दी। क्यों, क्योंकि सिलेक्शन करना है या दो में से या दो से ज्यादा में से, तो नाउन प्लूरल, और सिलेक्शन करना एक का ही है तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर चाहिए। तो बेटा कोई रूल नहीं है इसके पीछे, बिल्कुल लॉजिक सी बात है। और यहाँ से बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, नाउन के अंदर, प्रोनाउन के अंदर, कंजंक्शन के अंदर 4 जगह आपको एरर मिल जाएगी इसकी, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। कई चीजें एक साथ सीखनी है, स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है बेटा, वो टाइम गया हार्ड वर्क वाला। अब अपने क्या करेंगे, इसके बेस पे एरर चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और, जिन बच्चों को बेसिक में दिक्कत है बेटा, जिनको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती है या थोड़ी बहुत ही आती है, तो बेटा इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट जरूर देखिए बेटा, उसके अंदर मैंने बेसिक बातें की है इस टॉपिक की स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, अपने ये जानते हैं बेटा, कल बात की थी लास्ट क्लास में कि नाउन की तरफ ऐसे एरिया जोड़ते हो तो नाउन प्लूरल बनती है। नाउन बेटा संज्ञा, संज्ञा नाउन की तरफ ऐसे एरिया जोड़ते हो तो नाउन प्लूरल बनती है। तो मैंने नाउन उठाई बॉय, लड़का, तो ऐसे जोड़ के उसको प्लूरल बनाया। वर्ब की तरफ ऐसे एरिया जोड़ते हो तो वर्ब सिंगुलर बनेगी, जैसे कोई वर्ब उठा लिया मैंने गो, तो गो के अंदर ऐसे लगा के उसको सिंगुलर बना लिया। इसका मतलब जितनी भी इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म होती है वो सारी प्लूरल होती हैं, जितनी भी इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म होती है वो
प्लूरल होती हैं और वर्ब के अंदर एस या एस जोड़ के उसको सिंगुलर बना देते हो और सिंगुलर फॉर्म को अपने इंग्लिश में 5 ही फॉर्म बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो मेनली 3 ही फॉर्म होती है लेकिन अपने 5 फॉर्म बोल देते हैं सिंगुलर फॉर्म को। तो ये तो बेटा बेसिक सी बातें हैं। चेक करते हैं इसमें बेस्ड सेंटेंस के अंदर जो एरर बनती है उसको। तो चेक करें बेटा एरर, फिर वोकैबुलरी चेक करेंगे, फिर इसका कंप्रीहेंशन समझेंगे, इसकी मतलब कहना क्या चाहता है ये सेंटेंस। देखिए इधर होते 3 टीचर, अब देखो 3 टीचर है, 3 बेटा 2 से ज्यादा होती है, 3 का मतलब 2 से ज्यादा है ये, तो 2 से ज्यादा में से एक के लिए बात करनी है, तो 2 से ज्यादा में से एक के लिए बेटा एनीवन आ सकता है, इधर नहीं आ सकता, वहां पे इधर दे रखा है और इधर कहां आता है 2 में से एक के लिए, और यहाँ पे कितने हैं ज्यादा, तो 2 से ज्यादा में से एक के लिए क्या आएगा एनीवन आएगा, तो यहाँ पे इधर की जगह पे एनीवन आ जाएगा, यहाँ पे इधर की जगह पे एनीवन आ जाएगा। पहली ग्रामर की मिस्टेक अपने को यहाँ पे मिल चुकी है। जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं सीरियस है पढ़ाई को लेके, तो बेटा सेंटेंस अगर आप नोट करते हो ना, वैसे मैं आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का ताकि आप आराम से लिखते रहे। तो लिखने का नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है। जब आप लिख रहे हो या नोट्स बना रहे हो बेटा, तो जो मैंने गलत लिखा है उसको गलत लिखो और बाद में उसकी जगह करेक्शन करें तो सही भी लिखो, ताकि कल को जब रिवाइज करो तो याद रहे कि यहाँ पे ये गलती थी और इसको सही करके ये सही किया है। अगर आपने डायरेक्ट सही लिख लिया तो बाद में याद नहीं आएगा कि यहाँ पे गलतियां होती हैं। तो गलत को लिखो, उसकी जगह करेक्शन करके सही लिखो ताकि याद रहे कि गलती क्या की थी। तो बेटा लिखने का और नोट्स बनाने का तरीका होता है, नोट्स जितने कम होंगे उतनी जल्दी सिलेक्शन होगा, नोट्स जितने ज़्यादा बड़े होंगे उतने सिलेक्शन से दूर होंगे। अपने नोट्स साफ सुथरे अच्छे होने चाहिए ताकि खुद को समझ में आए अपने को कौन सा मार्केट में पब्लिश करना है उसको, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नोट्स लिखने की जरूरत नहीं होती है। तभी तो कहते हैं हैंड रिटन नोट्स खुद की होनी चाहिए, है ना, खुद के हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि मार्केट के अंदर स्टडी मटेरियल बुक्स बहुत सारी पड़ी हैं, अपने किस काम की। ये अपने शब्दों में चीज़ को लिखना है, अपने शब्दों में चीज़ को समझ के लिखना है ताकि जब रिवीजन करें रिवाइज करें तो खुद के समझ में आना चाहिए, दुनिया से मतलब नहीं है। तो खुद के नोट्स बना रहे हो, खुद के लिए बना रहे हो, हैंड रिटन नोट्स खुद के लिए बना रहे हो बेटा, तो उसको ढंग से बनाओ, शॉर्ट बनाओ, डिटेल में ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखने की या बड़ा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है सजा सजा के। इसलिए मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा। पेपर के अंदर अपने को एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सामने होगा तो सॉल्व तब होगा जब लॉजिकली वो क्लियर होगा, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। आपने भी आज तक बहुत पेपर दिए होंगे, लेकिन पेपर देने का आपका जो तरीका था वो पढ़ते थे आप जो अपने बुक्स में पढ़ा है या स्कूल में पढ़ा है, पढ़ने में मजा आ रहा है बस। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे ढंग से थोड़ा दिमाग लगेगा तो पेपर में मजा आएगा, और यहाँ पे अगर मजा आएगा तो पेपर में मजा नहीं आएगा, मजा एक जगह ही आ सकता है। तो पहली बात तो ये कि 2 से ज्यादा में से एक के लिए एनीवन चाहिए, हमने एनीवन लगा दिया। अगली बात अब देखो अपने कह रहे हैं कि इनके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ लगी हो तो नाउन प्लूरल आने चाहिए, इनके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ लगी हो तो नाउन प्लूरल आने चाहिए। तो इसका मतलब प्रीपोजिशन ऑफ लिखा नाउन प्लूरल चाहिए। नाउन बताइए 3 टीचर, तो टीचर के अंदर आप ऐसे ये जोड़ दो। अपने लिखा ना कि नाउन के अंदर ऐसे ये जोड़ दो नाउन प्लूरल बन जाएगी, तो अपने नाउन के अंदर ऐसे ये जोड़ के प्लूरल बन गया। मैंने प्लूरल बनाया क्यों? क्योंकि इनके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ लगी हो तो नाउन प्लूरल आती है, इनके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ लगी हो तो नाउन प्लूरल आती है, बना दी। और वैसे 3 है मतलब ज्यादा है तो टीचर से होगा। अब मैं बोलूँ 1 पेन, 1 पेन, तो 1 पेन बोलूँगा, लेकिन ज्यादा है तो 3 पेन्स, 4 पेन्स ऐसे लगाना पड़ेगा नाउन में। 1 किताब, 4 किताबें, हिंदी में भी वही बात है बेटा, 1 तो किताब है और 4 किताब नहीं बोल सकता, 4 किताबें बोलना पड़ेगा। तो नाउन तो जब आप कार्डिनल काउंटिंग नंबर यूज कर रहे हो 2 या 2 से ज्यादा, मतलब अपने साथ में नाउन कैसे ले रहा है, प्लूरल ले रहा है, तो अपने साथ नाउन प्लूरल लेगा। तो वही बेसिक बात है, कोई रूल नहीं है ना। अब बच्चे क्या है, बच्चे लोग बेटा रूल याद करने बैठ जाते हैं, किताब के अंदर रूल लिखा है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया, रूल याद करने लगे, वो रूल नहीं चाहिए, तरीके से चीज को समझना है। अगली बात वर्ब प्रोनाउन अपने को सिंगुलर चाहिए। वर्ब बेटा ये है की जगह पे हैज कर लें, हैव की जगह पे हैज कर लेंगे क्योंकि हैव तो प्लूरल होता है और हैज सिंगुलर होता है, तो हैव की जगह पे हैज आ जाएगा। कितनी एरर मिलेगी? 3। पहली इधर की जगह पे एनीवन, दूसरी टीचर में टीचर्स और हैव की जगह पे हैज। तीसरा बेटा प्रोनाउन की एरर चेक करते हैं। प्रोनाउन देखो, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, नॉन लिविंग है तो इट, तीनों सिंगुलर है। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, नॉन लिविंग है तो इट, तीनों सिंगुलर है। इसकी जगह पे क्या चाहिए? प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल क्या बनेगा? दे। ही का हिज, शी से हर, इट का इट्स और दे का देयर। अब दे से देयर निकलता है, लेकिन अपने को प्रोनाउन कैसे चाहिए? सिंगुलर। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? टीचर की। अब टीचर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और ही से निकलेगा हिज, दे से निकलेगा देयर और शी से निकलेगा हर। अब यहाँ पे दे से देयर लिखा हुआ है, दे का निकाल लिखा है देयर, और मेरे को टीचर के अकॉर्डिंग
वैसे हिज निकाल लेंगे, शी है तो हर निकाल लेंगे बेटा, तो देयर की जगह पे हिज या हर दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे देयर की जगह पे हिज भी लगा सकते हो बेटा, हर भी लगा सकते हो, दोनों ठीक है। क्योंकि पता नहीं ना टीचर कौन है, कॉमन नाउन है टीचर, तो कॉमन कोई भी हो सकता है टीचर, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, कॉमन नाउन। अब इसके बाद में प्रोनाउन चेक करो बेटा, यहाँ पे भी है देयर, यहाँ पे इसी जगह पे या तो हिज आ जाएगा या हर आ जाएगा, या तो हिज आ जाएगा या फिर हर आ जाएगा, तो हिज या दोनों में एक वर्ड लगा देंगे, यहाँ पे दोनों सही है। तो कुल मिला के सेंटेंस नंबर 5 एरर चेक किए हैं पेपर के अंदर, एग्जाम में आपको इसमें एक एरर मिलेगी आपको, तो यहाँ पे उन्होंने निकाल दी 5 एरर। तो एक साथ ढंग से चीज को सीखना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो स्मार्ट वर्क करते हुए 5 एरर चेक किए इसके अंदर। अब बेटा बारी आती है ग्रामर के बाद में वोकैब की, तो वोकैब चेक करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो बेटा छोटे छोटे से वर्ड है इसके अंदर, उनको समझते हैं। पहला वर्ड यहाँ पे है इनविगोरेट। इनविगोरेट वर्ड जो है काम कर रहा है वर्ब का, तो साथ में ये भी चेक करते रहेंगे ना कि भी वो वर्ड किस चीज का काम कर रहा है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, आर्टिकल है, जो भी है चेक करते रहेंगे। तो इनविगोरेट का मतलब होता है गिव पावर और एनर्जी, किसी को पावर देना, एनर्जी देना, हिम्मत देना, साहस देना, मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, किसी को साहस बढ़ाना, किसी की हिम्मत को और ऊंचा करना। तो किसी को पावर एनर्जी देना, हिम्मत देना, किसी को एनकरेज करना, किसी को साहस देना। बेटा करेज होता है ना, करेज ये नाउन है, ये साहस है, और सर ने ईएन लगा के आपने इसको वर्ब बना दिया। करेज साहस था, इसको आपने ईएन लगा के वर्ब बना चुके हो, तो एनकरेज करना, किसी को साहस देना, मोटिवेट करना आपको पता ही होगा। पावर होती है शक्ति, ताकत, ये भी नाउन है, इसमें ईएम लगा के आपने इसको क्या बना दिया, वर्ब बना दिया। वर्ब का सिनोनिम यानी पर्यायवाची वर्ब भी होगा, ये सारे के सारे वर्ब हैं, सारे के सारे सिनोनिम है, सारे सारे पर्यायवाची, सबका मतलब एक ही है। तो बेटा वर्ब का सिनोनिम वर्ब ही आना चाहिए। पावर अकेला लिख दो तो गलत है, एम्पावर करना पड़ेगा किसी को, पावर। वुमेन एम्पावरमेंट सुना होगा आपने, वुमेन एम्पावरमेंट, तो वो ये कि वुमेन नारी शक्ति बढ़ावा देना, उसको नारी शक्ति। तो यहाँ पे पावर है किसी को शक्ति देना, ताकत देना, हिम्मत देना, मोटिवेट करना। 45 इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है बेटा इंडोलेंट। इंडोलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, यानी कि इसके सिनोनिम की बात करें तो स्लोथफुल, एजफुल, स्लगिश, डॉर्मेंट, इनएक्टिव, लेथार्जिक, लिंगरिंग, लेजी, यानी कि आलसी। तो लेजी वर्ड तो बेटा आपने सुना हुआ है क्योंकि बिल्कुल कॉमन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इतने कॉमन वर्ड एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे सिनोनिम के अंदर, यानी कि वोकैब के अंदर, तो अपने को ढंग वर्ड लेने पड़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में कौन से वर्ड पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वोकैब का सेशन में अलग से लूंगा, वोकैब को भी तैयार करेंगे, वोकैब को बताऊंगा बेटा कैसे पढ़ना है। तो आलसी के लिए स्लोथफुल, एजफुल, स्लगिश, डॉर्मेंट, इनएक्टिव, लेथार्जिक, लिंगरिंग, लेजी, आलसी, ये आलसी वर्ड के सिनोनिम हो गए। अगला वर्ड है एपैथेटिक सेंटेंस के अंदर। एपैथेटिक बेटा एडजेक्टिव काम कर रहा है, यानी कि विशेषण का। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होता है बेटा, तो ये एडजेक्टिव काम कर रहा है। इसका मतलब देखते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म। इंटरेस्ट होती है रुचि, लगन, और एंथुसियाज्म होता है जोश, यानी कि लैक होती है कमी, यानी ऐसा व्यक्ति, एडजेक्टिव यानी विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है। तो ऐसा व्यक्ति किसके लिए आ रहा है, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट नाउन है यहाँ पे। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर रुचि की, लगन की, जोश की कमी है किसी काम को करने के लिए, यानी कि निरुत्साह, बिना उत्साह के, उदासीन सा, जिसके अंदर काम करने की कोई एनर्जी नहीं है, कोई लगन नहीं, कोई जोश नहीं है, बस आए और काम बैठे और फॉर्मेलिटी की, टाइम पास किया और निकल लिए। तो ऐसे इंसान को अपने एपैथेटिक बोल सकते हैं। तो इसी के लिए सिनोनिम की बात करें तो इंडिफरेंट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चिकना खड़ा टाइप या फिर स्ट्राइक या फिर फ्रिजिड, है ना। देखिए इंडिफरेंट यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और स्ट्राइक का मतलब हर कंडीशन में एक जैसा, इंडिफरेंट, प्लेजर और पेन, सुख दुख कोई घड़ी हो हर कंडीशन में एक जैसा रहेगा। अब जैसे युवकों की बात करो, आजकल के जो युवक हैं, नव युवक हैं, कोई खुशी आएगी तो बड़ा झूमेंगे, बड़े मस्त रहेंगे, अरे वाह मजा आ गया, ये मैंने ये कर लिया, ओ यस, है ना। और अगर कोई दुख आ गया तो क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेते हैं, जिंदगी खत्म कर ली जैसे। तो बेटा वो उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस की, अनुभवी की, या फिर जिसने बहुत धक्के खा लिए हैं, उनको स्ट्राइक बोल सकते हैं। यानी कि इंडिफरेंट, प्लेजर और पेन, हर कंडीशन में एक जैसा, हर सुख दुख में एक जैसा, जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चिकना खड़ा है। अच्छा, इसके लिए फ्रिजिड बोल सकते हो। फ्रिजिड मतलब फ्रीज्ड है, फ्रीज्ड यानी कि ठंडा ना, ठंडे से किया गया, यानी कि ठंडा खून है, जोश नहीं उसके अंदर, ठंडा खून है, यानी कि नरम दल का है, गर्म दल का नहीं है। ठंडे खून वाला यानी नरम दल वाला बेटा वो इसके अंदर आ जाएगा फ्रिज। तो ये होगी इसकी वोकैब, इस सेंटेंस की सारी। तो ये सारे वोकैब चेक कर ली। एक वर्ड बेटा लास्ट में रेशनल, एडजेक्टिव है ये। रेशनल का मतलब भी ये भी एडजेक्टिव है,
लॉजिकल, तार्किक, तर्क संगत, यानी कि वो कोल्ड ड्रिंक में आता है ना स्प्राइट, उसकी ऐड आती है कि सीधी बात हो बकवास स्प्राइट, तो वही स्प्राइट बेटा कि सीधी बात हो बकवास। तो सीधी बात जो है, तार्किक बात जो है, लॉजिकल बात जो है वो है ये वाली। अब बेटा कई बच्चों के मन में एक क्वेश्चन और आता है, जैसे अभी आप तो नहीं पूछ पा रहे क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, प्रीमियर है, कमेंट करके आप पूछोगे तो बहुत टाइम हो चुका होगा, तो मैं आपको भी बता देता हूँ, आपके मन में एक डाउट जरूर आएगा। डाउट बेटा ये आता है कि यहाँ पे हिज या हर दोनों में से अगर मुझे प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता देनी है तो किसको देनी है। बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा यहाँ पे अपने जो प्रायोरिटी देंगे वो अपने ये को देंगे, ना कि शी को देंगे। डेली लाइफ की बात अलग है, आदर्श किताबों में लिखा है, मोरल नैतिकता की बात अलग है कि लोग बोलते हैं कि भाई लेडीज फर्स्ट है ना, लेडीज फर्स्ट बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बेटा ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बस में, ट्रेन में या कहीं पे भी लेडीज खड़ी है, बुजुर्ग है या लड़की है ना, ये छोटी बच्ची है, तो अपने को सीट नहीं देते हैं, सीट ऑफर नहीं करते हैं। ये प्रैक्टिकल बात बेटा। किताबों के अंदर या माँ बाप के द्वारा दिया गया ज्ञान या गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान वो सिर्फ किताबों में या बातों में अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल जब जिंदगी में अपने अप्लाई करते हैं तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि खुद थका हुआ, खुद बैठना है, लंबा सफर करना है, क्यों किसी से छूट, मुझे क्या मतलब है किसी से, ऐसा चलता है बेटा जिंदगी के अंदर। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ है वही प्रैक्टिकल इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल जो इंग्लिश अपनी चलती है मैं वही बात कर रहा हूँ, उसी अकॉर्डिंग इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं कोई रूल नहीं लिखवा रहा आपको, किताबी ज्ञान तो चाहिए ही नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली। अब मैंने प्रैक्टिकली बोला कि ये को प्रैक्टिस देनी है, शी को प्रैक्टिस नहीं देनी, ये मैं सिर्फ मेरी वजह से नहीं बोल रहा कि मुझे अच्छा लग रहा है बेटा, रियल में ऐसा ही है कि ग्रामर भी ये कहती है कि ये को प्रैक्टिस देनी है, शी को प्रैक्टिस नहीं देनी। अब इसके पीछे प्रैक्टिकल लॉजिक क्या है उसकी और बात करो। अब घर में कोई बाहर से गेट बजा रहा है या डोरबेल बजा रही है ना कि गेट खोलो, तो अपने पूछ घर पे को बैठे हैं तो अपने साथी को बोलते हैं अब तू खोले गेट, चेक करके आप बाहर कौन आया है। ये थोड़ी बोलते हैं चेक करके बाहर कौन आई है ना, पता है कोई नहीं आने वाली, तो चेक करके कौन आया है ऐसा बोल देते हैं। या फिर बाहर गेट खोलने के बाद पता लगेगा कि आया है या आई है, लेकिन अपने बोलते ये जरूर हैं कि कौन आया है चेक करके। तो ये कुछ कॉमन सी बातें हैं। ऐसे ही जैसे किसी के गांव में, स्पेशली ज़्यादातर गांव में होता है कि गांव के अंदर कोई अनजान व्यक्ति आएगा, स्ट्रेंजर पर्सन आएगा या कोई थीफ यानी कि चोर आ जाते हैं रात के टाइम पे, तो जो ये डॉग होते हैं कुत्ते, ये चिल्ला चिल्ला के बता देते हैं, भौंक भौंक के बता देते हैं कि भाई गाँव में कोई अनजान व्यक्ति है, कोई चोर आया है। तो जब फैमिली मेम्बर सारे एक साथ सो रहे हैं, आसपास लोग सो रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे से बोलते हैं कि यार रात को 12-1 का टाइम और कुत्ते पता नहीं क्यों भौंक रहे हैं, कोई चोर आ गया हो, कोई अनजान व्यक्ति आ गया हो, तो अपने बोलते हैं कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। ये थोड़ी बोलते हैं कि कुत्तियाँ भौंक रही हैं। अब अपने से कौन चेक करके आता है कौन कुत्ता है कि कुत्ती है, तो बेटा वो प्रैक्टिकली अपने ये बोलते हैं कि ही ना कि शी, कुत्ते भौंक रहे हैं ना कि कुत्तियाँ भौंक रही है ना। तो हर जगह अपने ही अप्लाई कर रहे हैं, शी को अप्लाई नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, किताबी बात बेटा अलग है। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ है वही अपनी इंग्लिश है, भले आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, पंजाबी, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज सीखो बेटा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग लैंग्वेज इससे पूरी होगी। सबसे पहले लिसनिंग आई, फिर स्पीकिंग आई, फिर रीडिंग आई, फिर राइटिंग आई। एक छोटा बच्चा पैदा होते ही बात को सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लास्ट में लिखना आता है उसे 4 साल या 3 साल बाद। पहले दिन पैदा होते ही वो संधि विच्छेद समास कारक संज्ञा सर्वनाम नहीं बता सकता आपको। आप बच्चे से पूछो बेटा कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, नहीं बता पाएगा। तो लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर भी चाहिए, लैंग्वेज सीखने के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग चाहिए। मेरे साथ साथ ये सारी कोशिश पूरी करोगे, लिसनिंग करोगे, स्पीकिंग करोगे, रीडिंग करोगे, राइटिंग करोगे, आपकी लैंग्वेज बेटा कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी लैंग्वेज हो, है ना। आपने पंजाबी सीखी, हिंदी सीखी, मारवाड़ी सीखी, राजस्थान सीखी बेटा, क्या आप स्कूल जाके पहले दिन पैदा होते ही सीख के आई थी इसकी ग्रामर क्या होती है, उसके बाद लैंग्वेज स्टार्ट की थी? ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने बात को सुना है, बोला है, पढ़ा है, लिखा है, आपकी लैंग्वेज कंप्लीट है। और इन चारों चीज़ों से कंप्लीट होगी। सिर्फ लिखने से लैंग्वेज नहीं होती, सिर्फ पढ़ने से लैंग्वेज नहीं होती, सिर्फ बोलने से लैंग्वेज नहीं होती और सिर्फ सुनने से लैंग्वेज नहीं होती। तो चारों स्टेप हमें कंप्लीट चाहिए, तब जाके लैंग्वेज हो पाएगी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 सिंटैक्स का। इसकी सीरीज को मैं कंटिन्यू पूरा करूंगा। सिंटैक्स के 10-12 लेक्चर जितने बनेंगे मैं सारे बनाऊंगा बेटा। इस सीक्वेंस को आप पूरा करेंगे। आपके जैसे जैसे चैप्टर चलते जाएंगे, चैप्टर खत्म होते हैं आपको सीट मिलती जाएगी। सीट में यहाँ पे क्लास के अंदर भी सॉल्व कराऊंगा, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर आपको मैं इसका पीडीएफ भी दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, उसको टेलीग्राम से भी सीट डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आंसर के साथ मिल जाएगी और उस सीट को आपको मैं बोर्ड पे समझा भी दूंगा। जो भी डाउट होगा बेटा आपको मैं सारे समझा दूंगा यहाँ पे।
तो फुल चैप्टर के पहले कंप्लीट नोट्स, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस सेट करेंगे, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और आपको मैं टेस्ट के लिए आपको एक शीट और दे दूंगा अलग से, ताकि आप टेस्ट खुद कर पाए बैठ के घर पे। तो ऑनलाइन में अपने पास इतना टाइम है, जब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं होती बेटा, तब तक इस चीज़ का फायदा उठाओ, कंप्लीट बेनिफिट उठाओ इसका, कि आपको बहुत सारा बेनिफिट हो, आपके सारे लेक्चर तैयार हो जाए, आप उसकी शीट भी सॉल्व करते रहो, घर में बैठ के टेस्ट भी दो, ताकि आपको मजा आए पढ़ने का। आपके ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे बैठ जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, आपके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।